हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का अपना चैप्टर जो कि है संविधान के भाग। ठीक है, ये हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का वीडियो सीरीज चल रहा है। इसके अंतर्गत तो पॉलिटी में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है संविधान के भाग। ठीक है, ये हमारा छठा चैप्टर है। अगर अभी तक आप इससे पहले के वीडियोज को नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। आज जो हमें पढ़ना है संविधान के भाग को पढ़ना है। ये लुसेंट की पॉलिटी है जिसके अंतर्गत हम इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान के जो भाग होते हैं उसके अंतर्गत क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, हमारा मान लीजिए संविधान है तो संविधान के भागों में भाग को आप चैप्टर के रूप में देख सकते हैं, अध्याय के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं अध्यायों में उन्हीं भागों के अंदर क्या रहता है, उन्हीं भागों के अंदर अनुच्छेद रहता है। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, भाग है इनके बारे में। देखिए, मूल संविधान में जो भागों की संख्या है वो 22। वर्तमान में इस 3 और भाग को जोड़ा गया है। चलिए, यहाँ पर एक लिस्ट है, एक सूची है, इसको हमें समझना होगा। उसके बाद हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इस लिस्ट को देखने से हमें जो है संविधान के सभी भागों को हम यहाँ पर देखेंगे और जिससे हमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर पहला जो है वो है भाग 1। भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ और उसके क्षेत्र का क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, उस भाग 1 में बताया गया है कि जो हमारा संविधान ये बताता है कि हमारा जो भारत है वह राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी कि राज्यों को मिलाकर के जो है हमारा देश भारत बनता है। और ये जो राज्य हैं ये अटूट है, ये अलग नहीं हो सकते हैं। इस बात की भी गारंटी देता है, जो राज्य है चाहे अपने मन से अलग नहीं हो सकते हैं। और संघ जो है पहला भाग में ही बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की कैसी संरचना होगी। और दूसरी भाग को अब यहाँ पर देखते हैं। दूसरा भाग जो है वह नागरिकता के ऊपर है। और दूसरे भाग में इस बात की चर्चा की गई है कि संविधान के प्रारंभ के समय, यानी कि जब हमारा संविधान लागू होता है उसके समय जो लोग थे भारत के निवासी उस समय जो थे वो किस निवासी थे, वो कैसे भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर उसमें ये भी चर्चा की गई है कि अगर अभी वर्तमान में कोई नागरिकता लेना चाहे और किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है तो किस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये भाग 2 में लिखा गया है जो कि नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए भाग 1 जो है वह 1 से 4 के अनुच्छेद है। ठीक है, भाग 1 में 1 से 4 जो अनुच्छेद हैं वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद, जो 5 से लेकर 11 तक है, ये भाग 2 में आता है, जो नागरिकता के संबंध में उल्लेख करता है नियम कानूनों। ठीक है, चलिए तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग जो है वह मूल अधिकार के बारे में बात करता है। तीसरा भाग जो है उसमें मूल अधिकार की बात की गई है। हमारा जो संविधान है वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जो कि एक मौलिक अधिकार होते हैं। और ये मूल अधिकार व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं दूसरे व्यक्तियों से और जो सरकार की संस्थाएं हैं उनसे। ठीक है, ये मौलिक अधिकार जो है कुल 6 मौलिक अधिकारों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। पहला समानता के अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार, तीसरा शोषण के अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधी अधिकार, और छठा जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है यह मौलिक अधिकार में किया गया है। और ये 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बीच में किया गया है इन सब का जिक्र। यानी कि 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद होंगे वह भाग 3 में होंगे और भाग 3 जो है मूल अधिकारों के बारे में है। उसके बाद यहाँ पर भाग 4 देखेंगे। भाग 4 जो है वह नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल किया गया है। डीपीएसपी के नाम से इसको जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हैं जो होते हैं, इसको अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। जो चीजें इसमें कही गई है ये एक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। इसको आप संविधान में मतलब अदालत में इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। जो देश की सरकार होगी, जो राज्य की सरकार होगी, वह देश में सामाजिक, आर्थिक और न्याय को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। ठीक है, और कल्याणकारी समाज बनाने की ओर अग्रसर होगी। ये सारी चीजें जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कही गई है, इस सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है।
और ये जो है 36 से 51 अनुच्छेद के बीच है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 जो है उसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भाग 4 है, उसके बाद पांचवा जो आता है वो है भाग 4A। ठीक है, भाग 4A क्या है? मूल कर्तव्य है। अब यहाँ पर संविधान या हम कहें तो राज्य या हमारे राष्ट्र जो है, पहले तो आपको अपनी सीमा बताती है कि कौन से हमारे क्षेत्र होंगे, आपको नागरिकता देती है, आपको मूल अधिकार देते हैं और कुछ गारंटी देती है। अब संविधान आपसे अपेक्षा करती है कि आप राष्ट्र के प्रति कुछ जवाबदेही व्यक्त करें, राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व रखें, और ये जो होते हैं ये मूल कर्तव्य इसमें रखा गया है, जो कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो राज्य आपसे ये चाहता है अपने नागरिकों से कि वो कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य जो है वह राज्य के प्रति रखें। ठीक है, तो ये चीज जो है वह भाग 4A में शामिल किया गया है, और भाग 4A जो है वह अनुच्छेद 51A में इसके बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, तो भाग 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए, छठा जो है वो भाग 5 है। ठीक है, छठा जो है भाग 5 है, जिसमें संघ के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर हम देखेंगे एक साथ ही देख लेते हैं। देखिए, जो पांचवा है वह संघ के बारे में बात करता है, जो छठा है वह राज्य के बारे में बात करता है, और यहाँ पर जो सातवां है, सातवां राज्य भाग B के बारे में बात करता है, और उसी तरह से यहाँ पर जो आठवां है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, और जो 9वां है वह पंचायतों के बारे में बात करता है, और जो 9th A है वह नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम इन सबको एक साथ समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर संघ की बात की गई है, यानी कि केंद्र की बात की गई है। तो केंद्र किस तरह के कानून बनाएंगे, वो किसके क्या क्या अधिकार होंगे, इन सभी चीजों का जो जिक्र है, जो जानकारी है, वो संघ के अंतर्गत दिया गया है। राज्य के अंतर्गत यानी कि भाग 6 के अंतर्गत जो है राज्यों से संबंधित जो नियम कानून होंगे, अधिकार होंगे, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो 8वां है वह है भाग 7। देखिए भाग 7 जो है इसको राज्य भाग B के नाम से जाना जाता है। राज्य भाग B को तब बनाया गया था जब हमें राज्यों का पुनर्गठन करना था। ठीक है, तो अब हम जब चूंकि राज्यों का पुनर्गठन कर चुके हैं, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर भाग 5 है उसमें केंद्र की संघ की बात की गई है और संघ के शक्तियों की बात की गई है, एक तरह से कहें तो। और दूसरा जो है भाग 6, इसमें राज्यों की बात की गई है। तो यहाँ पर जो इनके अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151, इसमें संघ के बारे में बात की गई है, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है। उसी तरह 152 से लेकर के 237 जो अनुच्छेद है ये राज्यों के बारे में बात की गई है, जो कि भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूटी जो होंगे उसके बारे में जो बात की गई है वह भाग 8 में की गई है। ठीक है, और भाग 8 जो है वह 239 से लेकर के 242 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 8 के अंतर्गत आते हैं, और भाग 8 के अंतर्गत जो है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी की बात की गई है। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बात की गई है कि वो उस वहाँ पर किस तरह से शासन चलाया जाएगा, कैसा वहाँ पर प्रावधान होंगे शासन के, ये सभी चीजें जो है जिक्र किया गया है भाग 8 में। ठीक है, उसके बाद भाग 9 है जो वह पंचायतों से जुड़ा है कि पंचायत किस तरह से स्वायत्त होंगे और पंचायतों की शासन व्यवस्था किस तरह से चलेगी, जो वहाँ पर निजी स्तर पर, ठीक है, यानी कि पंचायतों के स्तर पर किस तरह के शासन व्यवस्था होंगी, ये सारी जो चीजें का उल्लेख किया गया है वो भाग 9 में किया गया है। और भाग 9 के अंतर्गत जो है 243 से लेकर के 243 तक यहाँ पर जो है ये पंचायतों के अंतर्गत रखा गया है, यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो इसको पंचायतों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो है इसको भी अलग से जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि 1992 के तहत जोड़ा गया है। नगर पालिकाएं जो है वह 9th A में जोड़ा गया है, भाग 9A इसको पढ़ेंगे हम लोग।
भाग 9A में जो है नगर पालिकाओं का उल्लेख है। नगर पालिका जो है वह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है हमारे संविधान में। यहाँ पर नगर पालिकाओं में जो है कि नगर पालिका किस तरह से नगरों में किस तरह से शासन व्यवस्था होगी, जिस तरह से पंचायतों में होगी उसी तरह से नगरों में किस तरह की शासन व्यवस्था होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, इन सभी चीजों का जो उल्लेख किया गया है वह 9A में किया गया है। यहाँ पर एक और है 9B, ठीक है, इसको सहकारी समिति कहा गया है कि सहकारी समितियां किस तरह से बनेगी और उनका क्या अधिकार होगा, ये सारी चीजों का जो जिक्र है वह 9B में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर है कि अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT सहित एक नया भाग संविधान 9B जो है संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसको 2011 के द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया है 97वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 यहाँ पर है कि जो अनुसूचित एवं अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र होंगे इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिए कहा यह जा रहा है कि जो अनुसूचित जातीय एवं जनजातीय क्षेत्र होंगे वहाँ की शासन व्यवस्था किस तरह से चलेगी। कई राज्यों में छोटे भागों में क्या होते हैं, कुछ अनुसूचित जनजातियां रहते हैं जैसे कि जंगलों में या फिर कुछ ऐसे पिछड़े जगहों पर, तो वहाँ पे शासन व्यवस्था किस तरह से लागू होगी, प्रशासन उनके मामलों को किस तरह से सुलझाएगी, इन सारी चीजों का जो उल्लेख किया गया है वह भाग 10 में किया गया है। और भाग 10 में का जो अनुच्छेद है और 244 से 244(1) इसमें है ठीक शामिल। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है भाग 11 11वां। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 11 जो है वह संघ राज्य संबंध के बारे में बात किया गया है कि संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध होंगे। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच कैसा संबंध होगा इसके बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। जैसे कि एक उदाहरण से समझे कि जो संघ होगा वो क्या करता है, पूरे भारत के लिए, भारत के किसी भी जगह के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन जो राज्य होंगे, राज्य वो सिर्फ अपने सीमा क्षेत्र के अंदर ही कानून बना सकते हैं। तो इस तरह के जो संबंध है ये राज्य संघ संबंध के अंतर्गत उल्लेख किया गया भाग 11 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाग 12। भाग 12 जो है वह वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध किए गए हैं, इसका उल्लेख किया गया है कि राज्य किस तरह से कर, टैक्स ये सारी चीजें लगाएंगे। ठीक है, व्यापार वाणिज्य, देखिए व्यापार वाणिज्य का मतलब हुआ कि जो हमारी सरकार होगी, जो राज्य होगा वो अपने सीमा के अंतर्गत किस तरह से व्यापार करेगी, उसका किस तरह से व्यापार का निर्वहन करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत उल्लेख किया गया है जो कि भाग 13 के अंतर्गत है। ठीक है, भाग 14 जो है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, जो सिविल सेवाएं होती हैं वो केंद्र सरकार कैसे उनका चयन करेगी, राज्य सरकार उनका चयन कैसे करेगा, उनसे संबंधित जो नियम कानून हैं किस तरह से होंगे, उनको किस तरह से पद ग्रहण कराया जाएगा, किस तरह से उनका तबादला, ये सारी चीजें जो है वो सभी जो है भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि संघ राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है। यहाँ पर एक और भाग को जोड़ा गया है अलग से, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है, एक अर्ध प्रशासनिक एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि प्रशासनिक या कार्य से संबंधित मामलों को देखती है। यहाँ पर ट्रिब्यूनल एक तरह से हम उदाहरण दे तो ये एक छोटी सी निकाय होती है किसी भी प्रशासनिक विभाग में या कर विभाग में, जो क्या करती है, अपने मामलों को खुद ही सुलझाती है। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था की गई है भाग 14A में किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं भाग 15। भाग 15 में यहाँ पर चुनाव के बारे में बताया गया है। भाग 15 जो है चुनाव आयोग है, उसको शक्तियां प्रदान करती है, अपार शक्तियां प्रदान करती है, लेकिन वो इस बात की भी जिम्मेदारी लेती है कि जो चुनाव आयोग है अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे।
और चुनाव आयोग किस तरह से अपनी कार्य को कर सकता है, इन सभी चीजों का उल्लेख जो है भाग 15 में किया गया है चुनाव से संबंधित चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है भाग 16। ठीक है, भाग 16 में विशेष उपबंध किया गया है, जैसे कि सीटों का आरक्षण, जैसे किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में किस तरह से सीटों का वहां पर आरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सीटों का आरक्षण किया जाएगा कि मतलब उस इतने सीट पर केवल अनुसूचित जनजाति ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह के विशेष उपबंध जो है वह भाग 16 में किए गए। ठीक है, भाग 17 यहाँ पर जो है वह भाषा का लेकर के है कि जो भारत है वो किस भाषा का उपयोग करेगा अपने प्रशासनिक कार्य हैं उन सभी चीजों में, और कुछ जो संवैधानिक भाषा है जिनको संविधान से मान्यता प्राप्त है उन भाषाओं का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान में 18वीं अनुसूची जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भाषा से जुड़ी हुई जो अनुसूची है, तो भारत की जो 8वीं अनुसूची, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें क्या किया गया है कि भारत की जो आधिकारिक भाषा है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये जो भाषा को लेकर के जो उल्लेख किए गए हैं वो संविधान के भाग 17 में किया गया है। देखिए, आपात उपबंध, कई बार क्या होती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जो केंद्र है, जो सरकार है, वो क्या करती है, आपात की घोषणा कर देती है, आपातकाल लगा देती है। आपातकाल में क्या होता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो जाती है, यानी कि केंद्र केवल यहाँ पर शासन को संभालता है। एक तरह से कहें तो राष्ट्रपति को यहाँ पर पावर दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसको लागू कर दिया जाता है, राज्य की कई शक्तियों को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है और कई सारे मौलिक अधिकारों को भी यहाँ पर आपातकाल के दौरान इसको खत्म कर दिया जाता है। ऐसा कब होता है, जब कभी युद्ध हो जाता है, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है जैसे युद्ध समय या फिर अन्य कोई बाहरी दबाव होता है, तो यहाँ पर आपातकाल की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है भाग 18 के बाद भाग 19 में कई सारे विविध चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का किस तरह से संरक्षण किया जाएगा, उनके अधिकारों के बारे में बात किया गया, कई सारे विविध चीजों पर जो है उल्लेख किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की गई है, कुछ चीजों की यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है, और जैसे कि बंदरगाह हुए और हवाई अड्डे हुए उनसे संबंधित कुछ प्रावधान भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये हमारा भाग 19 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से जुड़ा गया है। भाग 20 जो है वह संविधान संशोधन से है। ठीक है, यदि कि अगर हमारे जो लोग हैं, हमें अगर कभी जरूरत पड़ेगी कि संविधान में कुछ चीजों को जोड़ने के लिए, तो या फिर कुछ प्रावधानों को हटाने के लिए, तो हम संविधान संशोधन की सहायता ले सकते हैं। ऐसा संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था किया है, जो कि अनुच्छेद 368 से जुड़ा हुआ है। ये अनुच्छेद और ये भाग दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि संविधान में कुछ भी बदलाव करना होगा, उसके किस तरह से बदलाव होंगे और क्या क्या जरूरतें होंगी बदलाव करने के लिए, और जो बदलाव किया जाएगा उसमें किस बात का ध्यान रखना होगा, ये सारी चीजों का उल्लेख जो है वह भाग 20 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। कुछ ऐसे अस्थायी चीजों को शामिल किया गया है जो कि ज्यादा समय तक नहीं होते हैं, कुछ संक्रमणकालीन समय में ही उनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे विशेष उपबंधों का जो उल्लेख है भाग 21 में किया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम आदि और प्रारंभ आदि डेट उट यहाँ पर डाला गया है, जो कि संक्षिप्त शीर्षक और नाम ये सारी चीजें जो है वह भाग 22 में रखा गया है। तो अब उम्मीद है आप यहाँ पर सभी भागों को थोड़ा सा आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि अब हम प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर हमें सभी चीजें क्लियर साफ समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह 22 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इसकी संख्या 25 है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि गिनती के तौर पर इसको 22 ही रखा गया है। बीच बीच में जो जोड़ा गया है उसको अल्फाबेट के
नंबरों अल्फाबेट ए बी से क्या किया गया है, दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे संविधान के भाग 4 में आप देखेंगे संविधान के भाग 4 में जैसे कि पंचायत है, उसके बाद भाग सॉरी यहाँ पर संविधान के भाग 4 यहाँ पर है। संविधान के भाग 4 में जैसे कि नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य है। भाग 4A अलग भाग है, लेकिन इसको गिना किया जा रहा है भाग 4A। तो जब आप इसको पूरी तरह से गिनेंगे पूरे संविधान के भागों को तो वह 22 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान के कुल कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है अगर पूछा जाए तो ये 22 भाग में इसको विभाजित किया गया है। यहाँ पर 22 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान के भाग 20 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन की बात जो है संविधान के भाग 20 में किया गया है। इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो 368 था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित, ठीक है, उपबंधों का उल्लेख है। पंचायत से संबंधित उपबंधों का जो उल्लेख है हम लोगों ने पढ़ा है अभी, तो आपको याद भी होगा। ये जो है पंचायत से संबंधित उपबंध जो है ये भाग 9 में है। ठीक है, यहाँ पर भाग 9 है तो भाग 9 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पंचायत से जुड़ा हुआ जो उपबंध है, पंचायत से जुड़ा हुआ जो भाग है वो कितने में है, भाग 9 के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4 कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। तो अस्थायी और विशेष उपबंध जो है वह भाग 21 में है। ठीक है, भाग 21 में हम लोगों ने पढ़ा, ये समझा कि कुछ ऐसे मामले हैं जो थोड़े से समय के लिए लागू किए जाते हैं या अस्थायी होते हैं, उनको भाग 21 में रखा गया है। और भाग 20 में क्या था, संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायतों के बारे में जब भी बात होगा तो यहाँ पर भाग 9th A हो जाएगा। ठीक है, सॉरी भाग 9 होगा, केवल भाग 9th A जो होगा वह किससे जुड़ जाएगा, नगर पालिका से जुड़ जाएगा। ठीक है, 9th जो है वह संविधान से जुड़ेगा, भाग 9 जो है वह संविधान पंचायत से जुड़ेगा। संविधान का भाग 9 जो है वह किससे जुड़ेगा, पंचायत से जुड़ेगा। और 9th A जो होगा वह किससे जुड़ेगा, वह नगर पालिकाओं से जुड़ेगा। ठीक है, देखिए जो कि यहाँ पर अगला प्रश्न आ भी गया कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग जो है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित भाग है वह भाग 9A है। ठीक है, 9A यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भाग 9A। चलिए आगे है यहाँ पर प्रश्न कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। वही चीजें जो कि जिसको नीति निर्देशक तत्व जिसको कि अदालत में आप नहीं ले जा सकते हैं, तो ये किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो कि सब मतलब राज्य ये कुछ गारंटियां आपको प्रदान करती है और उसके तरफ अग्रसर रहती है पूरा करने को उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो आप संविधान के भाग 1 पढ़ते हैं, उसमें किस चीज का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है कि जो भारत का संघ है वो केंद्र जो है उसका और राज्य का जो क्षेत्र है उसके बारे में उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है। तो संविधान का जो भाग है हमारा 3, ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसी को मूल अधिकार भी कहा जाता है। हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यहाँ पर समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो है हमारे पास मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है और इनकी संख्या 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का
विवरण, ठीक है, मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो विवरण दिया गया है वह संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो वह दिया गया है 4A में, ठीक है। मूल कर्तव्यों के बारे में जो दिया गया है वो संविधान के 4A में जो है मूल कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें राष्ट्र क्या करते हैं, अपने नागरिकों से कुछ दायित्वों की मांग करती है, कुछ जिम्मेदारियों की मांग करता है। तो ये मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में शामिल किया गया है। चलिए यहाँ पर है कि भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 8 है वह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, यूटी से संबंधित है, ठीक है। भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो भाग है वो क्या है? भाग 8 है। यहाँ पर आपको एक पर दिखाएंगे, देखिए भाग 8 जो है किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, यूटी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर भाग 8 है, भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित है। और भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। और भाग 9 जो है वह पंचायत से संबंधित है। और भाग 9A जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। तो ये जो भाग है ये महत्वपूर्ण भाग है, 5, 6, 8, 9 और 9A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने प्रश्न के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न था जो प्रश्न संख्या 12। अब हम लोग 12 को देखते हैं 11 के बाद। यहाँ पर है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या, ठीक है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की बात की जा रही है। तो संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या की गई है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 5 में। अभी हम लोगों ने बात किया था कि संघ के बारे में बात किया गया है भाग 5 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? हम लोगों ने बात किया था कि नागरिकता के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के भाग जो है 2, ठीक है, भाग 2 में किया गया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया है कि किस तरह से संविधान जब हमारा लागू हुआ था उस समय के जो निवासी थे वह किस तरह से भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए योग्य थे, और साथ ही साथ अगर किसी को अब भी नागरिकता प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, वो सभी चीजों का उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है, जो भारत के नागरिकता से संबंधित भाग बनाया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या हम लोग 14 देख रहे हैं। 14 का जो C है, भारत का महान न्यायवादी, ये भाग 13 में ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सही सुमेलित है, जैसे कि मूल कर्तव्य की उल्लेख जो है भाग 4A में किया गया है। राज्यों के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह भाग 6 में किया गया, भाग 6 में किया गया है। संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होंगे वह भाग 14 में किया गया है। संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं होंगे यानी कि सिविल सेवा, चाहे वो राज्य की सिविल सेवा को चाहे केंद्र की हो, उनके जो उल्लेख किए गए हैं वो भाग जो है हमारे 14 में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो भाग 13 है, भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में जिक्र किया गया हमारे संविधान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा भाग या कौन सा चीज है जो वह सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो 15 का ए है अधिकरण भाग 9, ये जो है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं, जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में भाग 10 में जिक्र किया गया है, और राज्य भाषा के बारे में जो जिक्र है वह भाग 17 में किया गया है। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी फिर से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वह संघ राज्य क्षेत्र जो है वह भाग 7 में नहीं है, इसका उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है, ठीक है। संघ और राज्य का क्षेत्र ये भाग 1 में है, संघ और राज्य का जो क्षेत्र है वो भाग 1 में उल्लेख किया गया है। नागरिकता को भाग 2 में उल्लेख किया गया है। नगर पालिकाओं का 9th A में किया गया है, 9th A में जो उल्लेख किया गया वो नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। और
निर्वाचन का जो उल्लेख है वो भाग 15 में किया गया है। ठीक है, भाग 15 में जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ 4 चीजों के बारे में बताया गया, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ भाग दिए गए हैं संविधान के और दूसरी तरफ उन चीजों का प्रावधान की कौन से किस भाग में है। चलिए देखते हैं यहाँ पर संविधान, भारतीय संविधान भाग 9। भाग 9 में क्या था, देखिए भाग 9 में क्या था आपको याद नहीं है, इधर से देखते हैं। संघ और क्षेत्र, पहला जो है संघ और क्षेत्र, ये किस में था, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जो बात की गई है वह संविधान के किस भाग में किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है संघ और क्षेत्र की, संघ क्षेत्र की बात की गई है, संघ के जो क्षेत्र की बात की गई है वह संविधान के भाग 8 में किया गया है। तो बी को हम 1 के साथ मिला लेंगे। ठीक है, बी को 1 के साथ मिला लेंगे क्योंकि हमारे जो संविधान का भाग 8 है उसमें संघ क्षेत्र की बात की गई है संविधान के भाग 8 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऊपर देखते हैं भारतीय संविधान भाग 9। भाग 9 में किसकी बात की गई है, पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, तो 1 को हम लोग 3 के साथ मिला लेंगे। आगे आइए, नगर पालिका यहाँ पर दिख रहा है, नगर पालिका में किसकी बात की गई है, भारतीय संविधान भाग 9A में। ठीक है, 9A में जो है नगर पालिका की बात की गई है, डी को 2 के साथ मिला लेंगे और सी अब बचेंगे भारतीय संविधान भाग 4A। 4A में जो है मूल कर्तव्यों की बात की गई है। तो इस तरह से हम लोग मिला लेंगे सी को 4 के साथ। ठीक है, तो 3 1 4 2, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर भारतीय संविधान इस तरफ हम लिख दे रहे हैं, जैसे संघ और संघ क्षेत्र की बात की गई है वह भाग 8 में की गई है। भाग 8 में किसके बारे में बात किया गया, संघ क्षेत्र के बारे में। नगर पालिका, नगर पालिका की जो बात की गई है वह भारतीय संविधान के 9th A भाग में किया गया है। 9A में जो है नगर पालिका की बात की गई है। पंचायतों के बारे में जो किया गया है वह भाग 9th में किया गया है। ठीक है, भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है और उसके बाद यहाँ पर मूल कर्तव्य जो है इसका उल्लेख 4th A में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है, कह रहा है कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, वह कौन सा भाग है। तो यहाँ पर जो है 9th A भाग जो है यह जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 9th A में अभी हम लोगों ने बात किया था कि 9th A में क्या है, 9th A में जो है वह नगर पालिकाओं से संबंधित उल्लेख किया गया है 9th A में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पूरी तरह से हमारे वीडियो आज का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो सहयोगी हुए होंगे, आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हुए होंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं आपके लिए और थोड़ा हमारी चैनल ग्रो करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, नए नए वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जा करके और वीडियोस भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं।